Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Hope you all are good. Now it's me signing in. कभी कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे. चलिए हम कोर्स 1 के सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं. चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कोर्स 1, ठीक है. और किसी किसी यूनिवर्सिटी में अदर कोर्सेज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोर्स 1 हो, बट कंटेंट इज़ द सेम. साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो आपको सीटेट में भी हेल्प करेगी. इसके अलावा आप बीएड में कर रहे हैं तो हेल्प करेगी, एमएड में भी हेल्प करेगी, और सीडीपी का पोर्शन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से ही हमारा कंप्लीट होता है. तो ये वीडियो मल्टीपर्पज़ से बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं. और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में. सो स्टार्ट करते हैं. नाउ इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, यानी कि हेरिडिटी यानी कि क्या हो गया, वंशानुक्रम, एनवायरनमेंट यानी वातावरण, मतलब वातावरण का और वंशानुक्रम का हमारे विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है. देखिए आपको अच्छे से पता है कि हम मानव जाति का विकास जो है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. तो बेसिकली इसमें अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो 2 फैक्टर मेन हो सकते हैं. एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, ठीक है, और एक हमारा क्या हो गया, एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया सोशल फैक्टर. तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं कि 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है. तो हम यहाँ पे टोटल तरीके से पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं. एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और हेरिडिटी के बारे में. तो देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है. फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ग्रोथ को और हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं. तो पहला जो है आपका क्या है, हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर, यानी कि वंशानुक्रम और जेनेटिक फैक्टर, ठीक है. फिर आपका है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि ये दोनों फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. अगर इन दोनों में से किसी भी एक को हम निकाल देंगे, चाहे हेरिडिटी को चाहे एनवायरमेंट को, तो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट हैं किसका, हम प्रोडक्ट हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, है ना. आपको एक इक्वेशन भी अगर मैं बता दूँ तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन कैसी थी वाली. वेट अ मिनट, आप इक्वेशन देख सकते हैं. रुकिए मैं इक्वेशन आपको दिखा देती हूँ कि अगर हम हेरिडिटी को चाहेंगे तो कैसे डील कर सकते हैं. तो हेरिडिटी का एक फॉर्मूला भी था, आपको पता ही होगा, ठीक है. डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, है ना. तो हेरिडिटी का ये एच हेरिडिटी है और ई आपका क्या है, एनवायरनमेंट है. तो हमारा डेवलपमेंट आप सोच लीजिए कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो किस तरीके से पॉसिबल होगा. तो ये इक्वेशन को याद रख सकते हैं. डेवलपमेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेरिडिटी इनटू द एनवायरनमेंट, यानी कि हेरिडिटी वो चीज़ है जो क्या है, हमको पेरेंट्स से मिलती है और फिक्स है. हेरिडिटी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पेरेंट्स में जो जीन है वो जीन ही हमें ट्रांसफ़र होते हैं ना. और एनवायरनमेंट वो चीज़ है जो हम हेरिडिटी के बाद जो भी चीज़ें हम सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से, वो क्या है, हमारा हेरिडिटी एनवायरनमेंट है. तो आप ये चीज़ें देख लीजिएगा. चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो हमने यहाँ पे हेरिडिटी क्लियर किया. मैं इसको इरेज कर देती हूँ. चलिए, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि व्हाट वी आर टुडे डीलिंग, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम. नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा अगर हम बात करते हैं तो ओवरव्यू ले लेके हम आज क्या क्या ख़त्म कर सकते हैं इन टॉपिक्स में. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद हम हेरिडिटी का रोल, एनवायरनमेंट का रोल हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होता है. पहला है मीनिंग ऑफ हेरिडिटी पढ़ेंगे हम यहाँ पे. नंबर 2 पे पढ़ेंगे इट्स रोल इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट. नंबर 3 पे पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. नेक्स्ट पे पढ़ेंगे इट्स इफेक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट. नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक का. तो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन. चलिए, द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. में जैसे मैंने अभी आपको उससे पहले इक्वेशन बताई कि जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसका प्रोडक्ट है क्या, हेरिडिटी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट. तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय द एनवायरनमेंट, यानी कि हेरिडिटी वो चीज़ें हैं, हेरिडिटी एक तरीके से क्या है, फिक्स है, जो हमको हमारे पेरेंट्स से यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स में आते हैं, ठीक. जैसे माता पिता बच्चे को जो माँ है बच्चों को जन्म देती है, तो डिपेंड करता है ना कि माँ का जैसे कंसेप्शन शुरू हो जाता है तब से लेकर जो डेवलपमेंट होता है, स्टार्ट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, हम तब तक जब तक मरते नहीं तब तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है. तो कुल मिलाकर जैसे पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स से क्या क्या आ सकता है हमारे अंदर, फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा आ सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं हम. फिर उसके अलावा देख सकते हैं कि हम
हमारे पेरेंट्स की हाइट कैसी है, हमारे पेरेंट्स की ग्रोथ कैसी है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेरिडिटी को डिफाइन करेंगी। और हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी बेसिकली माता पिता से वो मिले हुए वो कैरेक्टर है जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे जैसे हमारे माता पिता होंगे तो वैसे ही हम भी होंगे ना, मतलब जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होगी। चाहे बच्चे का कलर देख लीजिए आप, उसका रूप देख लीजिए, उसका शेप देख लीजिए, बच्चा कितना क्वालिफाइड है, मतलब कितना नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं पेरेंट्स से मिलती हैं। अगर हम बात करें कि हेरिडिटी और क्या हो सकता है, तो हेरिडिटी में हम ये देख सकते हैं कि जो बच्चे के माता पिता हैं उनका शायद फिजिकल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा कि पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, बेटर है, तो बच्चा भी हमारा हेल्दी हो सकता है, बेटर हो सकता है। पेरेंट्स में जितनी मेंटल एबिलिटी रखते हैं, यानी कि मानसिक गुण रखते हैं, बच्चा भी हो सकता है मानसिक गुणों से परिपक्व हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स स्कॉलर हैं या विद्वान हैं, ठीक है, या कुछ भी हैं, मतलब बहुत अच्छे बैकग्राउंड से इंटेलिजेंस भी हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो होने वाला बच्चा होगा वो भी क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं विद्वान है। लेकिन एनवायरनमेंट इस चीज़ को डिनाई कर देती है कि अगर बच्चा केवल हेरिडिटी पे डिपेंड रहेगा, एनवायरनमेंट को छोड़ देगा, तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। यानी कि मान लीजिए जो माँ बाप इडियट हैं तो क्या उनका बच्चा इडियट ही होगा? ये तो हर मतलब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, बट इतनी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। जैसे पहलवान का बेटा क्या पहलवान ही बनेगा, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही बनेगा, तो ये पॉसिबल कुछ हद तक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल एज इट इज़ ही होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर है, तो क्या उनका बेटा महान क्रिकेटर बन सकता है? ये जरूरी नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट ये होगा ये कंपलसरी नहीं है। एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। तो हेरिडिटी को हम फिक्स मान सकते हैं, हेरिडिटी फिक्स है, वो तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो जीन हमारे अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं वही हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फैक्टर है ना। कि हेरिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो हेरिडिटी में हमारे स्ट्रक्चर आ सकता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, फंक्शंस आ सकते हैं, कैपेबिलिटी आ सकती है, जो कि हमको कहाँ से मिलती हैं? फ्रॉम आवर पेरेंट्स, है ना, और अदर एंसेस्टर्स या स्पीशीज। तो हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन होती है, बहुत सारी क्वालिटी हमारे आने वाली ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि संतानों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। इन सम केसेस हेरिडिटी में ओवर पावर डेवलपमेंट एंड इन सर्टेन other cases environment may very strongly influences growth and development because it is because of the this differences individual differ in the physique character and the other पर्सनालिटी ट्रेट्स। देखिए हम अगर बात करते हैं तो हेरिडिटी चलिए मानते हैं फिक्स है, आपके पेरेंट्स से आपको मिलेगी, ठीक। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर हम दो सेम बच्चों को एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रख देंगे तो दोनों की पर्सनालिटी या डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से होगा। यहाँ पे जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। हेरिडिटी तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन एनवायरनमेंट मिलने की वजह से हम क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना परिवेश है, हर व्यक्ति का अपना अपना एनवायरनमेंट है। तो हेरिडिटी तो हम मान सकते हैं कि फिक्स है, लेकिन एनवायरनमेंट फिक्स नहीं होने की वजह से हम एक दूसरे के साथ क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं। हम फिजिक्स में भी डिफरेंट होते हैं, आपने देखा होगा, कैरेक्टर में भी डिफरेंट होते हैं और पर्सनालिटी में भी डिफरेंट होते हैं। जैसे हर बच्चे की हाइट अलग अलग हो सकती है क्योंकि हम अलग अलग एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। फिर हर बच्चे का फिजिकल ग्रोथ अलग अलग हो सकता है, हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं और फैमिली हमको एनवायरनमेंट प्रदान करती है। अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको पता है कि बच्चे का विकास किस चीज़ का इंटरेक्शन है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी डिटरमाइंस द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड वाइल द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस द एक्सटेंट टू विच दैट द पोटेंशियल इज अचीव। हेरिडिटी हमको ये बताती है कि बच्चे के अंदर क्या गुण होगा या बच्चे का क्या पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमारे अगर पेरेंट्स बहुत गुणवान है तो हमारे अंदर अगर 80-90% नहीं आएगा तो 50% भी एनवायरमेंट वो गुण वाली क्वालिटी जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, वो बच्चे के अंदर आएगी। ठीक है, मान लीजिए 60% आ गई है तो 40% नहीं भी है, लेकिन कम से वो आएगी। यानी कि वो चीज़ फिक्स है कि हमारे पेरेंट्स जैसे होंगे वैसे होने की हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी हेरिडिटी है या आनुवंशिकता है हमको गुण प्रदान करेगा, हमको क्वालिटी प्रदान करेगा, तो एनवायरनमेंट हमको क्या करेगी? अवसर देगी कि हम उसको कितना ऊपर ले जा सकते हैं भाई, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जैसा रहेगा हम चीज़ों को उसी के हिसाब से अचीव भी तो करेंगे ना। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट रोल। अब आनुवंशिकता का और वातावरण का क्या रोल है? तो हेरिडिटी इज इक्वल टू द नेचर। हेरिडिटी क्या होता है? हमारा नेचर होता है। हेरिडिटी को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, जैसे नेचर को हम चेंज कर सकते हैं भाई, नेचर जैसा रन कर रहा है वैसे ही रन करेगा ना। वो अपने अकॉर्डिंग दिन होगा, अपने अकॉर्डिंग रात होगा, अपने अकॉर्डिंग बरसात होगा, अपने अकॉर्डिंग धूप होगा। तो हम अगर चाहेंगे कि नई दिन में यहाँ पे धूप ना हो, बरसात हो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हेरिडिटी और नेचर फिक्स है, ठीक है।
एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट और नर्चर, जो एनवायरनमेंट और नर्चर है वो पोषण है, यानी कि हम जैसा वातावरण अपने आसपास देखेंगे हमारा पोषण भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट का मतलब ही क्या हुआ, सराउंडिंग अस, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं चारों तरफ से हम जिन तरीकों से घिरे हुए हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, आपको पता ही है कि पर्यावरण बेसिकली अगर हम संधि विकसित इसका करते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना होगा, परि प्लस आवरण इक्वल टू परि है। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होता है, ढकने वाले, यानी कि पर्यावरण को अगर हम बोल सकते हैं तो क्या हुआ, पर्यावरण वो चीज है जो हमको चारों तरफ से ढका हुआ है, यानी कि व्यक्ति के चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उसका क्या है, वातावरण है या उसका पर्यावरण है। जैसे फिजिकली मेकअप, इसमें हेरिडिटी वाले कॉलम में आएंगे तो देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट, बहुत ही तगड़ा डेवलपमेंट होता है बच्चे के विकास के अंदर, यानी कि बच्चा डिपेंड करेगा कि हमारा जो पेरेंट्स की जीन हमको किस तरीके से मिले और हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। फिर एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चे को इफेक्ट करती हैं या प्रभाव डालती हैं। फिजिकल मेकअप दैट अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि फिजिकल मेकअप यानी कि फिजिकली हम कैसे दिख रहे हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नेचर, बच्चे का हेरिडिटी, यानी कि जैसे माता पिता होंगे हो सकता है बच्चा भी वैसे ही हो, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए होते हैं, ये सारी चीज़ें जीन्स वगैरह रिस्पॉन्सिबल है ना, क्यों, क्योंकि वो हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिली हैं, हमको हमारे पेरेंट्स से मिली हैं। तो जैसे जैसे वो जीन होंगे वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट होगा, और इसमें बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे क्रोमोजोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो भाई जो चीज़ हम पेरेंट्स से लेकर आए हैं वो चीज़ हमारी फिक्स रहेगी। ठीक है, और डिपेंड करता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे वैसे ही हम भी होंगे। फिजिकल स्ट्रक्चर भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है, उनकी एक्टिविटी भी हो सकती हैं, हो सकता है कैपेबिलिटी भी वैसी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो, ये सारी चीज़ें भी हमको हमारे पेरेंट्स से एज अ हेरिडिटी मिलती है। ओके, एनवायरनमेंट में बात कर सकते हैं, फैमिली और स्कूल, नेबर्स, मीडिया एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे का बहुत इफेक्ट पड़ेगा, कैसे भाई, फैमिली कैसी है, बच्चे को फैमिली में कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। स्कूल कैसा है, बच्चा जो स्कूल है हमारा बच्चे को फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बात कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट कहाँ से हो सकता है, का बच्चे का स्कूल से हो सकता है। स्कूल भी क्या है, एक तरीके का एनवायरनमेंट है जो कि कहाँ पे है, सोसाइटी में है। हमारे नेबर्स से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हमारी मीडिया, तो मीडिया से भी हम बहुत इफेक्टेड है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम को, ठीक है, यहाँ पे बच्चा फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकता है तो उसका एनवायरनमेंट जैसा होगा वो फिजिकली अपने को फिट कर सकता है, सोशली वो पीयर ग्रुप बना के कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कि बच्चा स्कूल में किन किन चीज़ों को सीख रहा है, नॉलेज कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसकी एप्लीकेशन कैसी है। फिर इमोशनल, बच्चे के अंदर इमोशनल भी है, आप ये देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट का हमारे इमोशंस पे बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी होगा, अच्छा होगा तो हम इमोशनली बहुत स्टेबल होंगे। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हेरिडिटी। ठीक है, हमने यहाँ पे रोल देखा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। अब हम हेरिडिटी की बात करते हैं। तो हेरिडिटी बेसिकली है क्या, मैंने आपको बताया ही अभी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ कंसेप्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द सर्टेन बायोलॉजिकल फैक्टर इन द प्रोसेस। मतलब हर ह्यूमन बीइंग जब पैदा होता है तो वो पैदा होने का रिजल्ट क्या है कि जब भी कंसेप्शन हो जाता है, और जब तक हम कंसेप्शन के दौरान जब जो माँ होती है कंसेप्शन ले लेती है, कंसीव हो जाता है, तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, माँ के गर्भ के अंदर ही। और उस दौरान बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो उसके तहत होती है, जैसे सेल्स वगैरह, सेल्स हो गया आपका, जाइगोट हो गया, जर्म सेल्स का योग हो गया, ये सारी चीज़ें। जैसे आपको पता है कि फादर से स्पर्म्स मिलेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, और दूसरा माता का होता है। तो कुल मिला के ओवम, स्पर्म और ओवम के कंट्रीब्यूशन से क्या होता है, हम एक संतान के फॉर्म में बात करते हैं या पर्टिकुलर जो भी है। तो आपको पता ही है कि हेरिडिटी में अगर मेल और फीमेल की बात करते हैं तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि पेयर्स में है 23, लेकिन वो अगर हम उस तरीके से बात करेंगे तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक, जिसमें कि आपको पता ही होगा कि जो XX है वो फीमेल के लिए है, जो XY है वो मेल के लिए है, कि XX रिस्पॉन्सिबल है फीमेल गर्ल और XY रिस्पॉन्सिबल है मेल गर्ल। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बेसिकली बायोलॉजिकल हिस्ट्री है जो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, फिर द चाइल्ड कैरीज विद, जैसे हम ये बात कर सकते हैं, जैसे जो फादर होता है, बेसिकली फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि माँ से तो हमेशा XX ही मिलेगा क्योंकि वो XX क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन फादर के पास क्या है, मेल के पास क्या है, XY क्रोमोसोम्स। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो फादर से जिम्मेदार होता है। फादर जिम्मेदार होगा कि जो आने वाला बच्चा है वो बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, क्योंकि फादर से X भी मिलेगा और फादर से Y भी मिलेगा। तो द चाइल्ड कैरीज विद
himself several physiological and psychological peculiarities that are present in the parents। ठीक है, चाइल्ड जो होता है बच्चों से बहुत सारी चीज़ें लेता है, जैसे फिजियोलॉजिकल कैसे हैं हम, साइकोलॉजिकल चीज़ें कैसी हैं हमारे अंदर, वो सारी चीज़ें जो पेरेंट्स में मौजूद हैं वो बच्चों में भी मौजूद होंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह बोलता है, ये तो अपने पापा की तरह चलता है, या अपने मम्मी की तरह करती है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमको हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट में मिली होती हैं। इनफैक्ट इट इज़ द हेरिडिटी, बल्कि वो क्या होता है, वो एक हेरिडिटी है, ये एक आनुवंशिक है, दैट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर, complexion, structure of hair, height, facial features, nasal index, etc. of the child। Thus different types of the genes help in the formation of body। आपको पता है कि डिफरेंट तरीके के जीन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी की फॉर्मेशन के लिए। तो उसमें हमको फिजिकली अगर हेरिडिटी की बात करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से क्या स्ट्रक्चर ले सकते हैं कि हमारा बॉडी का शारीरिक आकार कैसा है, कॉम्प्लेक्शन यानी कि कलर हमारा कैसा है। अगर हमारे पेरेंट्स बहुत डल हैं तो हमारा कलर भी डल होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, हमारे पेरेंट्स के हेयर कैसे हैं, बाल कम हैं या ज़्यादा हैं, ये भी डिपेंड करता है। हमारे पेरेंट्स की हाइट कैसी है वो भी हमको मिल सकता है। फेशियल फीचर्स यानी कि फेस का कैसा स्ट्रक्चर है। फिर नेज़ल, आपकी नेज़ वगैरह, नोज़ वगैरह कैसी हैं, तो ये बच्चे की चाइल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें हेरिडिटी की तरीके से डिटरमाइन होती हैं, और ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमको किसमें, फॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी में। ये था हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डायग्राम दे रखा है, या जो हेरिडिटी इज़ द पासिंग ऑन द ट्रेड्स। हेरिडिटी क्या है, एक तरीके का ट्रेड पास करने का तरीका है फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, है ना। तो यानी कि ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से हमको जो ट्रेड मिलेंगे वो क्या है, हेरिडिटी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डैड और मॉम है, ठीक है, और बीच में सन है। तो सन जो डैड है, डैड से उसने ईयर्स ले लिया, डैड से उसने आइज़ ले ली, और अपने माँ से उसने हेयर ले लिया, और माँ से उसने अपनी हाइट ले ली। तो क्या किया, कुल मिला के दोनों के ट्रेड रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के ग्रोथ के लिए। ठीक है, अलग अलग हो सकता है, माँ से वो आइज़ भी ले सकते हैं, हार्ट पे, कुछ भी, एनीथिंग एल्स जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है वो क्या है, हेरिडिटी ट्रेड्स है। ठीक है, वॉट आर ट्रेड्स, तो ट्रेड्स में क्या हो सकता है, हमारे आंखों का कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, हमारी हाइट हो सकती है, बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, फेशियल फीचर्स होता है, स्किन कलर भी हो सकता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मदर और फादर है, और ये जो लड़का है ये लड़का है, ठीक है, या बेबी है। तो मान लीजिए जो माँ है उसके रेड हेयर है, और उसकी जो आइज़ है वो लाइट कलर की हैं, और जो फादर हैं ब्राउन हेयर रखते हैं, डार्क आइज़ रखते हैं, ना बिग नोज़। तो अब बच्चा कैसा हो गया, उसके पास जो हेयर है वो ब्राउन है और उसकी बिग नोज़, यानी कि उसने अपने फादर से ट्रेट ले लिया। ठीक, अब इस वाले डायग्राम में हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, गर्ल, ठीक, ये बॉय है तो बॉय ने फादर से इन सब चीज़ों को ले लिया। ठीक है, कि उसका आई कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नोज़ कैसा है, उसका हेयर कैसा है। अब यहाँ पे ये मदर और फादर है, तो देखिए मदर क्या है, ब्रूनेटी ग्रीन आइज़ है उसकी, और थिक लिप्स है, ठीक, और डार्क स्किन और डार्क आइज़ किसकी है, फादर की। तो लड़की में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, गर्ल में, कि उसकी स्किन डार्क हो सकती है, उसकी आइज़ डार्क हो सकती है, थिक भी, लिप्स कैसा हो सकता है, थिक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोनों को मिलाकर वो ले सकते हैं। तो दैट इज़ द ट्रेड्स जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया, एनवायरनमेंट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग्स। हमारे आसपास का जो भी वातावरण हमको दिखाई देता है दैट इज द एनवायरनमेंट। जैसे आपको बताया, परिधन आवरण इक्वल टू पर्यावरण, है ना, हमारे चारों ओर जो चीज़ों से हम ढके हुए हैं वो हमारा पर्यावरण है। इन विच इंडिविजुअल हैज़ टू लिव, जहाँ पे हम अपने जीवन को जीते हैं। साइकोलॉजिकली एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू ऑल दोज स्टिमुली विच ही फेसेस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ डेथ। यानी कि जब बेबी अपने माँ के गर्भ में कंसीव हो जाता है तब से, और जब तक हम बच्चे मरते नहीं है लाइफ तक, तब तक हमारा एनवायरनमेंट हमको क्या करता है, इफेक्ट करता है। आप ये देखोगे कि जब बेबी कंसीव होता है तो पेट के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर जो एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, जैसे माँ जो चीज़ें करेगी बच्चा उस पर क्या होगा, इफेक्टेड होगा। आपने ये कहते सुना होगा कि जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा बोलते हैं कि आपको अच्छा सोचना है, आपको अच्छा बनना है, आपको पॉजिटिव रहना है, काम करते रहना है, आपको एक्टिव बना रहना है। क्यों? क्योंकि उन सबका इफेक्ट इस पर आएगा, हमारे बच्चे पे आएगा। तो वो चीज़ें क्यों कही जा रही है, वो चीज़ें इसलिए की जा रही है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होगा, हम लेजी रहेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम एक्टिव नहीं होंगे, हम गंदा सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, हमारे होने वाले बच्चे पे आएगा। ठीक है, तो हम बच्चे की माँ को ये भी बोलते हैं कि अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा सोचना, अच्छा काम करना है। तो क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे बच्चे पे आएगा। ठीक है, ओके। एनवायरनमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एनवायरनमेंट को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और दूसरा इज द सोशल। तो नेचुरल एनवायरनमेंट आपको पता ही है कि क्या होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं,
वो जैसा है वैसा ही रहेगा। बट सोशल एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंग, अपने डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एनवायरनमेंट इज़ वन सराउंडिंग। एनवायरनमेंट क्या है? चारों तरफ से जहाँ पे बच्चा रह रहा है उसकी तरफ चारों तरफ क्या है? एनवायरनमेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले में डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चा है, बच्चा प्ले कर रहा है अपने पीयर ग्रुप के साथ है, स्कूल जा सकता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट में एक्सटेंडेड फैमिली, स्पोर्ट्स इन सोशल ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, कल्चरल वैल्यू, पेरेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस एक्टिविटी, फिर इकोनॉमिक्स इशू, ठीक है। इसके अलावा सोशल एंड हेल्थ सर्विसेज, एनवायरनमेंट है ना, ये सारी चीज़ें। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हाउसिंग, मीडिया, ये सारी चीज़ें क्या है? कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ का वातावरण है और बच्चा वहाँ पे रह रहा है, तो इन सब का भी प्रभाव क्या होगा? बच्चे पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे के पास फैमिली भी है, चाइल्ड केयर सेंटर भी है, डॉक्टर्स ऑफिस है, नेबर्स है, एक्सटेंडेड फ्रेंड्स और फैमिली और वर्कर, यानी कि कुल मिला के हमारा जो वातावरण है वो बच्चे को चारों तरफ से इफेक्ट किया हुआ है और चारों तरफ से कवर अप किया हुआ है। हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बच्चे का कल्चरल विकास भी हमारे कहाँ से होता है? हमारा जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा कल्चर सीखेगा बच्चा। बच्चा सोशली तभी डेवलप होगा जब उसका प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। ओके अब हम देख सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस, अब हम देख सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से इफेक्ट होगा। तो फैमिली क्या क्या कर सकती है, फैमिली कैसे प्रभावित कर सकती है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की। भाई जैसी फैमिली होगी, फैमिली से ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो उसको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक। द चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या कर सकती है फैमिली कैन हेल्प यू नो द चाइल्ड्स नीड। फैमिली जानती है कि बच्चे की बेसिकली नीड क्या है और बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ठीक। इसलिए फैमिली वहाँ पे बच्चे को हेल्प कर सकती है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने में, उसकी नीड के अकॉर्डिंग जैसा वो चाहता है बच्चा। द फैमिली कैन हेल्प यू इनकॉर्पोरेट द चाइल्ड्स रेस एंड कल्चर इनटू द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट। फैमिली क्या हेल्प कर सकती है कि बच्चे के साथ हमको हमेशा कोऑपरेट करना है। बच्चा जिस रेस और जनरेशन का है हमको उसी के हिसाब से उसको संस्कृति भी देनी है, बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी देने हैं और उसको वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट से बेस्ट चीज़ों को सीखे। इसलिए पेरेंट्स को हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे के सामने हमें कोई भी इररिलेवेंट टॉक नहीं करनी चाहिए जब बच्चा छोटी स्टेज में है, क्योंकि उस इररिलेवेंट टॉक का या लड़ाई झगड़े का इफेक्ट आपने ये देखा होगा कि बच्चे पे पड़ता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, फैमिलीज में भी देखा होगा, जब कुछ बड़ा ग्रुप डिस्कशन होता है या लड़ाई झगड़े का काम होता है या कुछ भी ऐसा इररिलेवेंट होता है तो बच्चे को वहाँ से हटा दिया जाता है कि बच्चे आप उस रूम में जाओ, हमें बात करनी है। तो दैट इज़ द क्योंकि बच्चे पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो फैमिली कैन हेल्प यू नोज द चाइल्ड्स हिस्ट्री, और फैमिली को पता है कि हमारे बच्चे का चाइल्ड हिस्ट्री यानी कि बच्चा हमारा कैसा है, उसका नेचर कैसा, उसका हैबिट कैसा, उसका इंटरेस्ट कैसा है, वो क्या खाना पसंद करता है, वो क्या पहनना पसंद करता है और वो किन किन चीज़ों को लाइक करता है। तो पेरेंट्स या फैमिली को बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। फिर कम्युनिटी कैन हेल्प यू इन कॉर्पोरेट आउटसाइड रिसोर्सेज एंड द सर्विस, यानी कि फैमिली में बच्चा जो है वो फैमिली में रहेगा और फैमिली कहाँ है, आपकी सोसाइटी में है, तो एक तरह की कम्युनिटी भी बनेगी और कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं से हेल्प करती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। हमारी कम्युनिटी भी बहुत इफेक्टेड होती है। अगर हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है तो बच्चे को आप ये देखेंगे कि वो सोशल बहुत ही क्या होगा, सोशली बहुत एक्टिव होगा। आप ये देखेंगे कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं अगर वो सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व हैं और वो कुछ सोसाइटी के लिए बेटर करना चाहते हैं तो हम बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें पेरेंट्स को देखकर आ जाती हैं। फिर है कम्युनिटी कैन हेल्प द फैमिली विद द रिसोर्सेज और सर्विसेज, यानी कि कम्युनिटी बच्चे को, कम्युनिटी बेसिकली हमारी फैमिली को हेल्प करेगी और हमारी फैमिली किसको हेल्प करेगी, हमारे बच्चे को। तो जैसा कम्युनिटी होगा उसी के हिसाब से फैमिली भी अपने आप को डेवलप करेगी, उसके अलावा बच्चे भी हमारे डेवलप होंगे। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो हमको फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस दिखाते हैं। ओके अब ये देख सकते हैं अब ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस मतलब एरिया का भी बहुत फर्क पड़ता है ना, क्यों, क्योंकि एरिया भी क्या है, हमारे सराउंडिंग में है, वो भी हमारा वातावरण है। तो जैसे इस फर्स्ट वाली इमेज में आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा सा पड़ा हुआ है, झोपड़ी है और ये यहाँ का एनवायरनमेंट है। मतलब यहाँ के घर कैसे है, झोपड़पट्टी से बने हुए हैं, थोड़े बहुत घास हैं, कच्ची रोडें हैं, यहाँ पे रेलवे लाइन गई हुई है। तो ये क्या है, ये अलग तरीके का ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक। फिर इस सेकंड वाले डायग्राम में देखेंगे तो फर्स्ट वाली इमेज में बारिश हो रही है, ये भी क्या है, ये भी ज्योग्राफिकल रीजन अलग अलग कंट्री का हो सकता है, अलग अलग सिटीज़ का हो सकता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे बहुत गर्मी हो रही है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि आंधी तूफान आ रहा है और यहाँ पे देखेंगे आप बसंत ऋतु है। तो ये भी क्या है, इसका प्रभाव भी हमारे बच्चे पे पड़ता है, हमारी फैमिली पे पड़ता है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। आपने देखा होगा जहाँ पे सूखा है बहुत ज़्यादा
वहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और ये चारों कहीं ना कहीं वेदर भी रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। फिर यहाँ पे स्कूल भी क्या है, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट इसका अलग होगा, स्कूल कहाँ पे सिचुएटेड है, किस तरह की कम्युनिटी में है, किस तरह की लोकेलिटी में है, तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इफेक्ट करेगा। फिर आप ये देखिए घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे बिल्कुल फैलाकर बुक्स को पढ़ रहे हैं, इधर उधर फेंक के पढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, बच्चा ये अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीख रहा है। एक छुप के पढ़ रहा है, बुक को उठा रहा है, एक छुप के पढ़ रही है, फिर यहाँ ये बैठ के पढ़ रही है, तो इन लोगों ने पूरे रूम को फैला रखा है। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी हमारे बच्चे पे पड़ता है। ओके, अब देख सकते हैं आप सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस एंड इट्स इन्फ्लुएंस। देखिए सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का मतलब है कि हम फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं, इन सब चीज़ों का इफेक्ट भी हमारी लर्निंग पे पड़ेगा। तो सोशल एंड द इमोशनल लर्निंग का आप ये चार्ट देख सकते हैं कि हम सामाजिक तौर पे कितना संवेग रखते हैं और उनके माध्यम से कितना सीखते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट, हमारे इमोशंस हमको मैनेज करना सिखाते हैं कि हम लोगों के साथ कैसा बिहेव करें। हमारे इमोशंस हमको ये सिखाते हैं कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो ये हम जो करेंगे वो सेल्फ मैनेजमेंट हमारा खुद से होता है। और कहीं ना कहीं सेल्फ मैनेजमेंट हम अपनी फैमिली से सीखते हैं कि हमारा स्टेटस कैसा है। भाई हमारी फैमिली अगर थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली है तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग उसमें ढालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एकदम से पैसा नहीं आ सकता। फिर सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब जागरूकता होनी चाहिए, रिकॉग्निशन वंस इमोशन एंड वैल्यूज एज वेल वन स्ट्रेंथ एंड द चैलेंजेस। देखिए हम सेल्फ अवेयर होते हैं क्योंकि हमको पता होता है कि हर किसी का इमोशंस वैल्यूज सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे चैलेंजेस होते हैं, हम सबको क्या करें, सबको सेल्फ मतलब जागरूक होकर उसको हैंडल करने की कोशिश करें। ये भी हमारे सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस में आता है, जो कि हमको बहुत इफेक्ट करता है। फिर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, हम अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं तो हम प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मेकिंग एथिकल कंस्ट्रक्टिव चॉइस, एथिकल का मतलब नैतिक चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हम गलत चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे ना, गुड के बारे में सोचेंगे, बैड के बारे में नहीं सोचेंगे। और अब बच्चे का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा फिर कंस्ट्रक्टिव चॉइस अबाउट द पर्सनल एंड द सोशल बिहेवियर, फिर हम अपने बिहेवियर को अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग रखते हैं, चेंज करते हैं, सारी चीज़ें भी करते हैं। फिर रिलेशनशिप स्किल, तो हमारा जो सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप रखकर अपनी चीज़ों को काम में कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम वर्किंग हैं, वहाँ के आसपास का वातावरण भी हमको इमोशनली बहुत इफेक्ट करता है। भाई अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स वाले इश्यूज़ हैं तो हमको काम करने में बहुत दिक्कत होगी, हमारे इमोशंस वहाँ काम नहीं करेंगे। तो हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, स्टेबल रखना है, हमको लड़ाई झगड़ा से बाहर रखना है, इफेक्टिवली अपने काम को प्रोजेक्ट करना है, जो कि टीम में काम करके हो सकता है। तो ये भी स्किल डेवलप होती है हमारी, हम ये भी सीखते हैं। फिर सोशल अवेयरनेस, यानी कि सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। भाई हम समझते हैं कि समाज को किन किन चीज़ों की टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत होती है, तो हम समाज के साथ एम्पैथी भी रखते हैं और दूसरों के साथ सहानुभूति भी रखते हैं। ओके, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हैव देयर शेयरिंग इन द मोल्डिंग द लाइफ एंड द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। आपको पता है दोनों चीज़ें, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम शेयर करते हैं, बच्चों को किस तरीके से मोल्ड करेंगे लाइफ में, है ना। हेरिडिटी जैसी होगी वैसा बच्चा होगा और एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसा बच्चा बनता चला जाएगा। हेरिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बॉर्न इन बॉर्न ट्रेड्स, हेरिडिटी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, जो हम पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है या ले लेते हैं। द इंस्टिंक्ट्स, हमारे इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, हमारे इमोशंस भी हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारा IQ, रिफ्लेक्स एक्शन और फिजिकल ट्रेट, ये सारी चीज़ें, इससे पहले आपने ऊपर वाले चार्ट्स में देखा था, तो वो सब हमको हमारे पेरेंट्स से मिली हुई हैं। एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ट्रेट, जो हमारा वातावरण होता है वो जिम्मेदार होता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सोशली हो। The two forces heredity and environment are not opposed to the each other। जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो दोनों से क्या है, दोनों अपोजिट नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है दोनों का, हम दोनों को अपोजिट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई दोनों की ज़रूरत है बच्चे के विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए। बट आर कम्प्लीमेंट्री, बट दे आर क्या है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लाइक सीड एंड सॉइल। जैसे सीड के बिना, जैसे सीड है तो उसके साथ हम जो सीड है, हम अगर सीड लगाएंगे तो उसको उगाने के लिए सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी रूट का फॉर्मेशन होगा, तभी स्टेम बनेगा, तभी बड्स बनेंगे, फिर फ्लावर बनेगा। तो ये सारी प्रोसेस में है। तो उसी तरीके से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों जरूरी हैं हमारे विकास के लिए। द हेरिडिटी इज द रॉ मटेरियल, ठीक है, जो हेरिडिटी होता है वो एक तरीके से कच्चा मटेरियल होता है, आउट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट टू बी प्रिपेयर, जो भी हमको प्रिपेयर करना होता है। तो जैसे
हमको एक बच्चा है तो बच्चे का हेरिडिटी क्या होगा, जो हमारे माँ से मिलेगा, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से मिलेगा, ठीक। एंड एनवायरनमेंट इज़ द टेक्निक, तो बच्चा अगर पैदा होकर बाहर आ गया है, ठीक है, और बच्चा है तो उसको एनवायरनमेंट कैसा, जैसा एनवायरनमेंट होगा बच्चा वैसे ही जिएगा, बच्चा अपने आप को वैसे ही बनाएगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी थी उसने अपनी माँ से ले ली, उसने अपने पेरेंट्स से ले ली, लेकिन उसके बाद बच्चा कैसा रिएक्ट कर रहा है, बच्चा कैसा डेवलप कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। तो एनवायरनमेंट एक तरीके का टेक्निकल मटेरियल हो गया जो बच्चे को मैन्युफैक्चर करती है कि बच्चा किस प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट भी क्या है, एक तरीके का प्रोडक्ट है ना। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। Then two individuals for the same heredity might differ when put in dissimilar environment. Again, two individuals of different heredity would probably differ in spite of the identical environment. So we can predict that if we change their factor, either factor, the product is change. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो दो इंडिविजुअल हैं उनकी हेरिडिटी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों की जो हेरिडिटी है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है, लेकिन बच्चे को अगर हम डिफरेंट एनवायरनमेंट दे देंगे तो बच्चा क्या हो सकता है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंट हो सकता है। फिर कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि दो बच्चों का जो क्या होता है, हेरिडिटी सेम होती है, ठीक, तो हेरिडिटी सेम होगी तो वो बच्चे कैसे होंगे, बिल्कुल दोनों सेम की तरीके से देखेंगे। जैसे ट्विंस की बात कर सकते हैं तो ट्विंस दो तरीके के भी हो सकते हैं, जैसे पहला वाला ट्विंस हम अगर बात कर सकते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विंस में जितने भी कैरेक्टर होंगे बिल्कुल सेम होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस में अगर दो बेबी बॉय हैं तो दो बेबी बॉय ही होंगे, और दो बेबी गर्ल हैं तो दो बेबी गर्ल ही होंगे, उसमें से एक बेटा और एक बेटी नहीं होगा। दूसरा है हमारा फ्रेटर्नल, तो फ्रेटर्नल में क्या होता है, फ्रेटर्नल में दोनों के हेरिडिटी चेंज हो सकती है, एक बॉय भी हो सकता है दूसरा गर्ल भी हो सकता है, ठीक है। तो आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों चीज़ें सेम होंगी, ठीक है, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होगा, एक बेबी बॉय भी हो सकता है और एक बेबी गर्ल भी हो सकता है, और उन दोनों के कैरेक्टर्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हेरिडिटी वुड प्रोबेबली डिफर इन स्पाइट ऑफ आइडेंटिकल एनवायरनमेंट, ठीक। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है ना। आइडेंटिकल एनवायरनमेंट का मतलब मेरे जैसे सामने वाला भी हो, तो आइडेंटिकल एनवायरनमेंट अगर हम बच्चे को देंगे और हमारे हेरिडिटी सेम है तो बच्चा उसी तरीके से ट्रीट करेगा। फिर हम दो जुड़वा बच्चों को जो कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक, एक को किसी और एनवायरनमेंट में रख लेते हैं, एक को इंडिया में रख लेते हैं, दूसरे को हम इंडिया के बाहर भेज देते हैं, तो दोनों का ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या सेम रहेगा, नहीं, इंडिया वाले का ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंट होगा और बाहर वाले का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हेरिडिटी सेम है तो बच्चा भी सेम होगा, ठीक। हेरिडिटी सेम हो सकती है, लेकिन अगर हम उनका एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे तो वो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ेगा। सो वी कैन प्रेडिक्ट दैट इफ वी चेंज आइदर फैक्टर द प्रोडक्ट चेंज, अगर हम एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। वहाँ बाहर वाला बच्चा ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी, वहाँ पे एनवायरनमेंट ज़्यादा बेटर होगा रैदर देन द इंडिया। ओके, नो पर्सन कैन बी बॉर्न विदाउट हेरिडिटी, आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति बिना हेरिडिटी के बॉर्न नहीं हो सकता है। एंड जीन्स के नॉट बी डेवलप विदाउट द प्रॉपर एनवायरनमेंट, और जीन्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट प्रॉपर एनवायरनमेंट के बगैर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जे और के दो गर्ल हैं, जे क्या कर रही है, जे ईट्स द हेल्थी लो फैट फूड, सो हर ओबेसिटी जीन्स आर नॉट ट्रिगर्ड, मतलब जो जे वाली लड़की है वो प्रॉपर हेल्दी फूड खा रही है, वो लो फैट फूड खा रही है, तो वो क्या उसकी जीन्स कैसे हो सकते हैं, उसकी जीन्स में ओबेसिटी होगी तो, लेकिन वो उसके जीन्स में ओबेसिटी नहीं होगा, यानी कि वो उसके बहुत कम चांसेस होंगे कि वो क्या हो, फ्यूचर में ओबेसिटी का शिकार हो। के वाले में क्या है, देखिए, के ईट्स फैटी अनहेल्दी फूड सो हर ओबेसिटी जीन्स ट्रिगर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, अब के वाली लड़की की रिस्पॉन्सिबल है ये कि फ्यूचर में इसके साथ मोटापे वाली समस्या हो सकती है। तो जैसे हमारे जीन्स रहेंगे, जैसा हमारा हेरिडिटी रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा, हम उसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको हमारे पेरेंट्स जैसे बीमारी मिल सकती है, हमारे पेरेंट्स हमको, अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो हमको भी होने के चांसेस है, और अगर इन केस हमको नहीं हुआ है तो हमसे होने वाले बच्चे में उसके चांसेस हो सकते हैं, आपने ये देखा होगा, ठीक है। कभी जनरेशन गैप भी हो सकता है और जनरेशन टू जनरेशन भी जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको बीमारी नहीं होगी, अगर हमारे पेरेंट्स को बीपी की प्रॉब्लम है तो हमको भी वो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहीं हुई, स्किप कर गई, तो वो नेक्स्ट वाले जनरेशन यानी कि हमारे होने वाले बच्चे में होने के पूरे चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी हो गई आपकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, डिजीज़ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं जो कि हेरिडिटी हैं। फिर द प्रेजेंस ऑफ द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन कैन द डिक्लाइन, यानी कि
जैसा हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन रहेगा बच्चे की फिजिकल ग्रोथ भी उसी तरीके से डिक्लाइन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, वो जो भी ट्रेजेडी हुई थी जिस टाइम पे, उस टाइम पे तो एनवायरमेंट यानी कि वहाँ का एनवायरमेंट कितना पॉल्यूटेड हो गया था। फिर वहाँ के बच्चों को देखा होगा आप लोगों ने किस तरीके से अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा हो रहे हैं, उल्टी सीधे पैदा हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट उनका इफेक्ट कर गया। तो वो ऐसा नहीं है कि उस टाइम के ट्रेजेडी के लोग उस टाइम के लोग ही निपट रहे हैं, वो उसका कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट, कहीं ना कहीं फर्क आज भी, यानी कि एनवायरनमेंट का प्रभाव आज के पैदा होने वाले बच्चों पे भी था, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, फ्लड का इफेक्ट आप देखते होंगे, जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे हर तरह का सर्वनाश हो जाता है, घर निकल जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फ्लड का भी बहुत, फ्लड यानी कि एनवायरनमेंट, हमारा वहाँ के एनवायरनमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कि वहाँ के बच्चे कैसे होंगे। फिर अर्थक्वेक, अगर भूकंप आ जाता है तो वहाँ पे भी देखेंगे कि वहाँ पे कितना नुकसान होता है भूकंप में। तो बच्चे क्या होते हैं, टूटे फूटे पैदा होते हैं, बहुत सारी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। तो ये सब भी क्या है, एनवायरमेंटल का फ़र्क है। फिर टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी अटैक करते हैं वहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि ब्लास्टिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे किस तरीके के बच्चे होते हैं, फिर वहाँ की जनरेशन कैसे सफ़र करती है, ये सारी चीज़ें। तो हेरिडिटी तो हमारी रही, लेकिन एनवायरमेंट हमारा बहुत फर्क किया। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, भोपाल डिज़ास्टर जो हुआ था दिसंबर 2, 1984 में, तो कितनी फैक्ट्रियों का नुकसान हुआ था, वो सारा एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें हम बच्चे अभी मतलब आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। अगर हमारे अंदर नहीं है तो हो सकता है वो आने वाली जनरेशन में डिकल हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भूकंप आया तो बच्चा मिट्टी के नीचे दब गया है। ठीक, तो अब इस तरीके का आप क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये बच्चे उसका शिकार है ना, तो हम ये नहीं कह सकते ये भी हेरिडिटी है, वहाँ पे वो चीज़ें हो गई हैं, हेरिडिटी है इसके अंदर। ठीक, लेकिन वो एनवायरनमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे इसका, ये बच्चे का कैसा है, आज की डेट में भी ये बच्चा ट्रेजेडी की वजह से कैसा पैदा हुआ है, फिजिकली फिट नहीं है ये, तो ये हमारी हेरिडिटी भी इफेक्ट करती है एनवायरनमेंट के थ्रू। फिर अब इसको देखिए, इस बच्चे को भी फिजिकली क्या है, हैंडीकैप्ड है ये। ठीक, तो अब ये कहीं ना कहीं वहाँ का एनवायरनमेंट जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। अभी बच्चा मेंटली, मतलब हमारे अंदर बीमारियाँ लग सकती हैं। ठीक है, हम जरूरी नहीं है कि अगर इस साल जो ट्रेजेडी हुई है उसका हम अगले साल ही वेट करेंगे तो वो हो जाएगी, उसके बाद नहीं आएगी। फ्यूचर में ये ट्रेजेडीज कभी भी हमारे साथ जिम्मेदार हो सकती हैं चीज़ों के लिए। अब देखिए यहाँ पे फिजिकली ग्रोथ कितना खराब है, ये बच्चे मेंटली एबल नहीं है चीज़ों को करने के लिए, फिजिकली फिट नहीं है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, दे नीड सपोर्ट टू एवरी, मतलब यहाँ पे इनको हर चीज़ों की ज़रूरत है, हमको हमारे पेरेंट्स हमेशा चाहिए। जैसे ऑटिज्म वाली बीमारी है वो भी पेरेंट्स से लग गई है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वो एनवायरनमेंट का इफेक्ट इस पर दिखा हुआ है। सो होपफुली आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट समझ में आया होगा। सो थैंक यू, द स्ट्रगल यू आर इन टूडे in developing the strength you need for tomorrow. So thanks for watching the video. Now signing off, Learn with Concept by Archana Vishwakarma. If you have any doubt you can ask me in my comment section. So thanks for watching the video. Now signing off, Learn with Concept by Archana.